हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेंस में। आज का हमारा टॉपिक है एज डिटर्मिनेशन टेक्निक्स। ये जो टेक्निक्स है, ये टॉपिक पिछले कुछ टाइम से न्यूज़ में बना हुआ था। एज के बारे में एक अमेरिकन फिलोसोफर है, वैसे उन्होंने बहुत पहले ये बात बोली थी कि एज इज एन इशू ऑफ माइंड ओवर मैटर। इफ यू डोंट माइंड इट डजंट मैटर। लेकिन आज के टाइम में अगर हम लीगली देखें तो एज डिटर्मिनेशन है, ये बहुत मैटर करता है। कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जहां एज डिटर्मिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आया है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये जो टेक्निक्स हैं ये क्रिस्टल क्लियर हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स पढ़ेंगे तो उनमें फर्स्ट जो टेक्निक है इंपॉर्टेंट, वो है आपकी ऑसिफिकेशन टेक्निक। ऑसिफिकेशन टेस्ट। ऑसिफिकेशन टेस्ट होता है क्या है? ऑसिफिकेशन टेस्ट पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि ऑसिफिकेशन क्या होता है। ये जो ऑसिफिकेशन होता है, ये होता है फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। आपको पता होगा हमारी बॉडी के अंदर कुछ लॉन्ग बोन्स होती हैं और कुछ शॉर्ट बोन्स होती हैं। और जब बोन्स होते हैं उनका जो एंड होता है वो इस टाइप से कुछ सर्कुलर होता है। इसी सर्कुलर एंड को हम बोलते हैं एपिफाइसिस। और ये जो एपिफाइसिस है, इसी की यूनियन जो है वो ऑसिफिकेशन टेस्ट के अंदर ऑब्जर्व की जाती है। कितना वेल ये जो एपिफाइसिस है ये यूनाइटेड है बोन के साथ। दिस इज मेनली यूज्ड इन ऑसिफिकेशन टेस्ट। ये माना गया है कि कोई भी इंडिविजुअल या एट द एज ऑफ 25 मोस्टली जितनी भी बोन्स हैं वो ओसिफाइड हो जाती है। तो अगर हम किसी का ओसिफिकेशन टेस्ट कर रहे हैं और उसकी बोन्स जो है वो कम्प्लीटली ओसिफाइड है, तो इट माइट बी कि वो जो इंडिविजुअल है, इट माइट बी देयर आर चांसेस कि वो इंडिविजुअल या तो 25 है या अबाउट 25 एज का है। ओके। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टेक्निक है इसमें, वो है आपके विजडम टीथ। जैसे आम बोलचाल की भाषा में हम विजडम टीथ को क्या बोलते हैं, आई होप आप सबको पता होगा। विजडम टीथ को हम बोलते हैं अक्लदार। ये जो विजडम टीथ है, इसको साइंस में बोला जाता है थर्ड मोलर। और ये माना जाता है कि ये जो विजडम टूथ है किसी भी इंडिविजुअल में लेट टीनेज जो है तब जाके ये अपीयर होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तब ये अपीयर होता है। तो अगर किसी इंडिविजुअल के अगर हम एज पता करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दैट इंडिविजुअल इज हैविंग अभी विजडम टीथ आना स्टार्ट ही हुआ है, तो ये माना जाता है कि वो जो इंडिविजुअल है वो अपनी लेट टीनेजेस में होगा। ओके, कहाँ होगा वो? अपने लेट टीनेजेस में, मे बी 17, 18 और 19 में। ओके। ये चीज नोट कर लें कि जितने भी मेथड्स हैं वो 100% एश्योरेंस नहीं देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी मेथड हमने यूज किया, उससे हमें पता चला कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की जिसकी हम एज पता लगाना चाह रहे थे, उसका जो एज है वो 15 से 20 के एज ग्रुप में है, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से वो जो उनकी जो एज है वो 2 से 4 साल तक वेरी भी कर सकती है, ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो इसलिए हम इसको 100% एश्योरेंस के साथ कभी नहीं लेके चलते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे टेक्निक्स है वो है एपिजेनेटिक टेक्निक। एपिजेनेटिक क्लॉक टेक्निक। ये जो एपिजेनेटिक क्लॉक टेक्निक है ये थोड़ा मॉलिक्यूलर लेवल पे आ जाता है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, फॉर एग्जांपल ये उसका क्रोमोसोम है। आपको पता होगा क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है और ये मान लो उसके अंदर डीएनए के बेसिस हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल बताऊं तो ये मान लो ये क्रोमोसोम है और इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो डीएनए है ऐसा तो है नहीं कि ये ऐसे स्ट्रेट फॉर्म में पड़ा है, ये क्रोमोसोम ऐसे टेंगल्ड होते हैं अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, तो ये टेंगल्ड होते कैसे हैं? ये जो अंदर डीएनए है ना, ये डीएनए के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैचमेंट करते हैं, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट करके वो जो क्रोमोसोम है उसको एक पर्टिकुलर शेप देते हैं। तो ये अलग अलग फॉर्म की हो सकती है, मतलब कि बॉन्डिंग होती है इनके अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर, डीएनए के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें बॉन्डिंग होती है।
यहाँ पे जो मेन बॉन्डिंग यूज होती है एपिजेनेटिक क्लॉक में वो होती है डीएनए के अंदर, लेट मी रब इट फर्स्ट, वो होती है आपकी डीएनए मिथाइलेशन। जब डीएनए के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिथाइल ग्रुप के थ्रू एक दूसरे से अटैचमेंट करके उस क्रोमोसोम को एक पर्टिकुलर शेप देते हैं, दैट इज नोन एज डीएनए मिथाइलेशन। ये मैंने आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, वैसे तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, अगर इस पे एक डीएनए मिथाइलेशन पे ही एक पूरा लेक्चर बन सकता था। ठीक है, होता ये है कि एपिजेनेटिक क्लॉक में हम इस चीज को देखते हैं, तो एज के साथ साथ ये जो मिथाइलेशन पैटर्न है ये भी चेंज होता रहता है। तो यही हम देखते हैं कि किस इंडिविजुअल में या किस एज ग्रुप में जो डीएनए मिथाइलेशन है इतनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 0 से 6 एज ग्रुप है, आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कि वहां पे मिथाइलेशन आपकी 5% होनी चाहिए। मीन्स अगर 100 डीएनए के 100 क्रोमोसोम्स हैं, मतलब कोई क्रोमोसोम है वो अगर 100 उसमें है तो उसमें सिर्फ 5 मिथाइल ग्रुप्स में बॉन्डिंग होनी चाहिए, उससे नेक्स्ट में होनी चाहिए मान लो 20%। ऐसे मैं जस्ट हाइपोथेटिकली बता रही हूँ। और हम जब स्टडी करते हैं अगर वो 5 में है तो वो कहीं ना कहीं वो जो ह्यूमन बीइंग है वो 0 से 6 एज ग्रुप में हम उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये हुआ आपका एपिजेनेटिक क्लॉक टेक्निक। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है आपकी रेडियोग्राफिक टेक्निक। अब ये कहीं आपको नाम से ही इसका आइडिया हो गया होगा कि रेडियोग्राफिक टेक्निक क्या होती है। इसमें हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एक्सरेज एंड सीटी स्कैन। इससे हम एक्सरेज से और सीटी स्कैन से क्या करते हैं, जो लेवल ऑफ बोन ओसिफिकेशन है, लेवल ऑफ बोन ओसिफिकेशन है, उसको विजुअली, ठीक है, विजुअली हम प्रेडिक्ट करते हैं और उससे फिर इंडिविजुअल को एज हम अलॉट करते हैं कि अगर ये इस एज ग्रुप में है, इतनी ओसिफिकेशन है, तो ये मे बी इस एज ग्रुप में होगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रेडियोग्राफिक टेक्निक है उनमें जब एक्सरे और सीटी स्कैन हम यूज करते हैं तो वहां देखा गया कि जो बोन की मेच्योरिटी है वो एज के साथ साथ बढ़ती जाती है। और ये भी यहाँ पे नोट किया जाता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इंडिविजुअल है उसकी बोन में डीजनरेशन बहुत ज्यादा होता है तो दैट मे बी ड्यू टू सम डिजीज, तो वो भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी भी डिजीज का या किसी भी अलग टाइप की कोई बोन की डीजनरेशन हो रही है, वो भी हम रेडियोग्राफिक टेक्निक से विजुअली हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये थी मेन इंपॉर्टेंट आपकी 4 ऐसी टेक्निक जो कि एज डिटर्मिनेशन में आज के टाइम में कहीं ना कहीं यूज की जाती है। अब इंडिया के अंदर जो है एज डिटर्मिनेशन टेक्निक को हम क्यों इतना डिस्कस कर रहे हैं, इंडिया के केस में ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो चलिए देख 2016 में यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा गया था कि इंडिया के अंदर जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से सिर्फ रजिस्ट्रेशन जो है वो 72% बच्चों का ही होता है। दैट मीन्स 28% children are still not registered and 28% is such a huge number. ओके, और आपने ये बात न्यूज में सुनी होगी कि इंडिया ने एसडीजी को पूरा करने के लिए एक टाइमलाइन दिया था। उन एसडीजीज में से एक एसडीजी था एसडीजी 16, जिसका मेन मोटिव क्या था, लीगल आइडेंटिटी फॉर ऑल। अब ये जो लीगल आइडेंटिटी फॉर ऑल है, इसको इस एसडीजी गोल को कंप्लीट करने के लिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने पिछले कुछ टाइम से जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं उनको प्रमोट किया है। और देखने में आया है कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसमें ये चीज सामने आई है कि पिछले 2019-21 में जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं वो ऑलमोस्ट 88% हुई है। ठीक है, और यही 88% 2005 और 6 में था 40%। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा खासा जंप है, हालांकि अभी भी हम 12% पीछे हैं, लेकिन आई होप दैट इन फ्यूचर वी विल गेन इट 100%। तो ये सब था जो कहीं ना कहीं मैं इस लेक्चर के थ्रू आप सबको क्लियर करना चाहती थी। इफ यू लाइक माई लेक्चर, इफ यू फील दैट इट्स if you like my lecture and if you feel that it's knowledge, if you like my lecture then please
इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको क्लियर करना चाहती थी कि एज डिटर्मिनेशन टेक्निक्स क्यों ज़रूरी है और इंडिया के अंदर इनसे रिलेटेड क्या इशू आ रहा था। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। थैंक यू।